हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये मैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट राजनीतिक विज्ञान लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, इससे रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ। इसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न में उत्तर लिए हैं और ये पार्ट 2 है जो कि अक्सर ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये मैंने क्वेश्चंस आंसर्स लिए हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मतलब आपके इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, जिससे कि आपका पूरा एक चैप्टर आराम से क्लियर हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो पेपर में, एग्ज़ाम में, आपकी परीक्षा में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि कोई एक अलोकतांत्रिक कार्य बताइए। यानी अलोकतांत्रिक कार्य अर्थात कि जो लोकतंत्र, जो हमारी सरकार में कानून बनाए गए हैं, उसके खिलाफ है। तो चुनाव आयोग का स्वतंत्र ना होना, यानी जो हमारा चुनाव आयोग है वह अपना कार्य स्वतंत्र रूप से ना करे। ये हमारा पहला प्रश्न है। हमारा दूसरा प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने के क्या कारण हैं, कि हमारी सरकार ऐसी क्या कार्य करती है जिससे वो इतने अच्छे फैसले ले पा रही है और हमारा सरकार, जो हमारी सरकार है, सुचारू रूप से कार्य कर पा रही है देश के लिए। तो इसका उत्तर है, लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले करने के कई कारण हो सकते हैं। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। यानी जो भी हमारी लोकतंत्र फैसले लेती है उस पे पहले बहुत सी बहसें और बहुत सी चर्चाएं हो चुकी होती है, उसके बाद ही वह कोई फैसला लेती है। और फैसले में हर दम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, और ये नहीं है कि एक आध लोग ही फैसले लेते, बहुत से नेता, बहुत से सरकारें, बहुत से लोग उसमें होती है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, बहुत से मंत्री उसमें होते हैं और वह फैसले लेते हैं चर्चा करके, कई बैठकें होती है। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था। हमारा तीसरा है कि एक ऐसे देश का नाम बताए जो लोकतांत्रिक नहीं है, जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। तो वो देश है म्यांमार, जहाँ पे लोकतांत्रिक देश वह नहीं है। हमारा फोर्थ प्रश्न है, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया, कि उन्होंने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया है और वह क्या परिभाषा है। ये भी बहुत पूछा जाता है इस क्वेश्चन में, 1-2 नंबर के बीच में। तो इसका है, ऐसी सरकार जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। ये ऐसी सरकार जो लोगों के लिए हो, लोगों द्वारा बनाई गई हो और लोगों के लिए ही कार्य करती हो। यह अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा दी है। अब हमारे पांचवा प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सरकार की क्या सीमाएं हैं। तो एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून, यानी जो हमारे संविधान में लिखे गए कानून हैं एवं नागरिकों के अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनके दायरे में रहते हुए शासन करती है। यानी हमारी जो लोकतांत्रिक सरकार है वह संविधान में जो लिखे हुए कानून है उसके दायरे में और हमारे अधिकारों के दायरे में रहकर कार्य करती है। इसमें कानून का शासन होता है, जिसे सरकार संवैधानिक कानूनों एवं नागरिक अधिकारों के दायरे में रहते हुए शासन करती है। यानी कोई भी कार्य वह नागरिकों के हितों के लिए ही करती है और नागरिकों के हितों की रक्षा करते हुए ही कार्य करती है। वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी जिससे नागरिकों के हितों का हनन हो। तो ये हमारा पांचवा प्रश्न था। अवश्य ही आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमारा छठा प्रश्न है, दो देशों के उदाहरण दे जहाँ के नागरिकों को मतदान के समान अधिकार नहीं है। वहाँ पे ऐसे मतलब कि मतदान की व्यवस्था हो कि वहाँ पे जो एक नागरिक दे रहा है उसकी तो पूर्ण रूप से मतदान का
मतलब कि उसका मूल है उसके मतदान का, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति दे रहा है उसके मतदान का मूल नहीं है, वहाँ समान अधिकार नहीं है वोट देने का। तो सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। जो हमारा सऊदी अरब देश है वहाँ औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकों के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक अर्थात जो कि कम संख्या में वहाँ हो, समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। एस्टोनिया एक जगह है, वहाँ के मूल वासियों को तो मतदान का अधिकार है, परंतु वहाँ पर रूसी अल्पसंख्यक, जो रूस से आए हुए अल्पसंख्यक यानी कम आबादी में रहने वाले लोग हैं, उन्हें उस समाज में वोट देने का अधिकार नहीं था। उन्हें बहुत से मुश्किलों का सामना करने के पश्चात उन्हें वोट देने का अधिकार मिला है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज्यादा है। फिजी का जब चुनाव हुआ इट मीन्स कि फिजी के जो मूलवासी हैं, तो वहाँ पे उनके मूलवासियों को तो वोट देने का बहुत अच्छा अधिकार है। अर्थात वहाँ के जो लोग मूलवासी हैं वो जब वोट देते हैं तो उनके वोट का मूल्य मतलब कि एक आदमी का एक मूल उस तरह है, परंतु भारतीयों का ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक इतिहास है, मैं आपको बताना चाहूँगी। वह यह है कि जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे तो उन्होंने जो हमारे पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से उन्होंने बहुत सी आबादी में मजदूरों को वह फिजी सूरीनाम ले गए थे। वहाँ पे वो मजदूरी के लिए लेकर गए थे। तो मजदूर लोग जब वहाँ गए थे तो अपनी रामायण भगवत गीता बहुत सी चीज़ें लेकर गए थे। फिर वहाँ पे उन्होंने हिंदी का भी प्रचार करा था और फिर वे वहीं बस गए थे। तो वहाँ के जो फिजी के मूलवासी हैं तो उन्हें वहाँ पे वोट देने का अधिकार है, परंतु जो भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज्यादा है। यानी जो फिजी वोट देते हैं उनके वोट का मूल जो है एक है, परंतु जो नागरिक भारतीय देते हैं उनका वोट का मूल उतना नहीं है जितना कि फिजी वालों का है। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। अब हमारा सातवां प्रश्न है कि लोकतंत्र लोगों की गरिमा में वृद्धि करता है। व्याख्या करें। लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित है। लोकतंत्र यह स्वीकार करता है कि सबसे निर्धन एवं सबसे कम पढ़े लिखे लोगों की भी समाज में वही स्थिति है जो अमीर व शिक्षित लोगों की है। लोग शासक की प्रजा नहीं है अपितु स्वयं शासक है। यानी हमारे लोकतांत्रिक में राजनीति में समानता का अधिकार है। लोगों चाहे वह निर्धन हो, अमीर हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, उन्हें वोट देने का अधिकार है, उन्हें समानता के साथ रहने का अधिकार है, उन्हें शासन करने का अधिकार है, उन्हें सभी प्रकार के अधिकार है और कानून भी उनके अधिकारों के दायरे में रहकर ही कार्य करती है। यह हमारी लोकतंत्र के लोगों की गरिमा है में वृद्धि करता है। अब हमारा 8वां प्रश्न है, चीन में संसद का चुनाव किस प्रकार होता है। चीन की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। जो वहाँ पे संसद है वो राष्ट्रीय जन संसद कहलाती है। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। जो चीन में चुनाव होते हैं प्रति 5 वर्ष में होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है और ये जो राष्ट्रीय जन संसद है इन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है और जो वहाँ पे कुछ सदस्य होते हैं उनका चुनाव सेना भी करती है और इन्हें सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी में ही जाने का अधिकार है। ये और अदर पार्टी में नहीं जा सकते हैं। वहाँ सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही है चीन में।
ठीक है, यह अवश्य ही आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने 9वें प्रश्न। तो अब हमारा 9वां प्रश्न है, लोकतंत्र के गुण व दोष बताइए कि लोकतंत्र में ऐसे क्या गुण हैं जिससे हमारा लोकतंत्र सबसे बेस्ट और सुचारू रूप से और सबसे अच्छा लोकतंत्र है, और ऐसे क्या दोष है कि जिसके कारण वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हो जा रहा है। तो वो हमें कारण बताने हैं। तो गुण है हमारा, पहला गुण है कि ये लोकतंत्र प्रत्येक समस्या का शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ ऐसा नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान निकालता है। यह भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त है, क्योंकि जो हमारी भारत है वह विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पे एक जाति नहीं है, एक धर्म नहीं है, यह अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म है, अनेक संस्कृति है, अनेक भाषाएं हैं, अनेक लोग हैं। अनेक लोग अर्थात कि उनकी संस्कृतियां अलग अलग हैं, फिर भी हमारे देश में एकता है, शांतिपूर्ण समाज है। इतना सब कुछ होने के बावजूद लोकतंत्र में सभी समान हैं। ये हमारे इस चीज़ के गुण हैं कि हमारे देश में इतनी सारी अच्छाई हैं, ये हमारे गुण हैं। लोकतंत्र में सभी समान हैं, चाहे वह निर्धन हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो या अशिक्षित हो, सभी समान है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सभी समान है। थर्ड पॉइंट है, लोकतांत्रिक सरकार के अन्य स्वरूपों की तुलना में बेहतर है, क्योंकि वह लोगों की मांगों का प्रत्युत्तर देता है, और एक लोकतांत्रिक सरकार सदैव लोगों के प्रति जवाबदेह, यानी हमारी सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। अगर कोई जनता सरकार से सवाल पूछती है तो अवश्य ही हमारी सरकार उसका जवाब देती है, यानी वह जवाब देती है, वो कोई भी कार्य करती है तो उसका जवाब देती है हमारी सरकार। दोष, ऐसे क्या दोष है? लोकतंत्र के नेता बदलते रहते हैं, यह अस्थिरता का कारण बनती है। यानी हमारे देश में अगर सरकार बदलती है तो कुछ देर के लिए अस्थिरता आ जाती है, यानी संतुलन नहीं रहता है। लोकतंत्र राजनीतिक प्रतिद्वंदिता एवं शक्ति का खेल है। यहाँ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चलती रहती है कि हम ऊपर हैं, हम नीचे हैं, ऐसे टाइप में। तो इसमें नैतिकता की कोई स्थान नहीं है। इसका दूसरा दोष हो गई, एक दफा आप देख भी लीजिए। देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हम अपनी तीसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं। निर्वाचित नेता लोगों के सर्वश्रेष्ठ हितों से परिचित नहीं होते हैं, और यह गलत निर्णय लेने का कारण बनती है। अगर नेता बदलते हैं तो अस्थिरता आती है, फिर उसके बाद वो सही निर्णय नहीं ले पाती है किसी न किसी कारणवश, तो भी कारण बनती है। अब हम अपने 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो लोकतंत्र की मूलभूत विशेषताएं बताएं। ऐसी क्या विशेषता है लोकतंत्र की, यह बताएं। तो इसके कुछ 4 पॉइंट हैं। यह है कि लोकतांत्रिक देशों के शासकों का चयन जनता करती है, यानी हमारे यहाँ जो शासक नेता होती है उनका चुनाव जनता करती है, और सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए शासक लेते हैं, यानी जो हमने जिन्हें चुना है नेता, वही लेते हैं निर्णय। दूसरा पॉइंट है, चुनाव के पहले और बाद में भी विपक्षी दलों स्वतंत्र रूप से काम करते रहते हैं, यानी अगर कोई विपक्षी दल हार जाए तो यह नहीं है कि वह कार्य नहीं करेंगे, वह कार्य करेंगे, वह अपना कार्य जरूर करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते रहेंगे। थर्ड पॉइंट है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और लोग मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं, यानी हमारी सरकार लोगों को मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जिसमें वह अपने हितों
जो सरकार है लोगों के हितों की रक्षा के लिए वह कार्य करती है। और मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं। अगर आप चाहेंगे तो अवश्य मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी मौलिक अधिकार के ऊपर, और कौन कौन सी धारा है यह भी बताऊंगी। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों एवं नागरिक अधिकारों के दायरे में रहते हुए शासन करती है। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून या संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों के दायरे में रहकर ही कार्य करती है। अब हमारा 11वां प्रश्न है, लोकतांत्रिक एवं अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संसद में एक अलग अंग है। लोकतांत्रिक सरकार की संसद एक अलग अंग है और इसमें सेना का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यानी हमारी सरकार में सेना का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सेना हमारी सरकार में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। सेकंड पॉइंट है, लोकतांत्रिक सरकार में लोग अपने शासकों को स्वयं चुनते हैं। यानी हम जनता ही अपने शासक, अपने नेता को खुद ही चुनते हैं, और वो नेता हमने जो नेता चुने हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। तो ये हमारा 2 पॉइंट हो गए। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक दफा आप देख लीजिए। ये देख लीजिए। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट की तरफ। अब हमें अलोकतांत्रिक सरकार के बारे में बताना है। संसद सेना के प्रमुख की सहमति के बिना सेना के बारे में में कोई कानून पारित नहीं कर सकती है। यानी संसद सेना के प्रमुख सहमति के बिना सेना के बारे में कोई कानून पारित नहीं कर सकती। यानी अगर संसद सेना के लिए कोई कानून पारित करती है तो उन्हें पहले सेना को बताना पड़ता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, अलोकतांत्रिक सरकार में लोग अपने शासकों को स्वयं नहीं चुनते हैं और उन्हें निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है। यानी जो अलोकतांत्रिक सरकार होती है वहाँ पे जो सेना बनती है, जो सरकार बनती है वो सेना की बनती है। और सेकंड पॉइंट है कि वहाँ पर लोगों को अपने अधिकार नहीं मिलते हैं, जो उनके मौलिक अधिकार होते हैं वह नहीं मिलते हैं, वह सरकार भी खुद नहीं चुनती है, और इस तरह के अलोकतांत्रिक सरकार होती है। तो आपको अवश्य ही ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं इसी तरह की और भी वीडियो लेकर आऊँगी, आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं और भी इसी तरह की अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी जो कि आपके लिए लाभकारी होगी, और आप इसे शेयर भी कर दें ताकि आपके दोस्तों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी इससे कुछ लाभ हो सके। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।